मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज इसे खत्म कर देते है ना, एडवांस की सेमी कंडक्टर बचेगा उसके, खुद से भी कुछ कर सकते हो थोड़ा बहुत तो। नहीं तो वो मुझे दे देना एडमिट कार्ड, मैं जाके दे आऊंगा फिर बोला है मैंने पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, पर रट लो ना पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। चलो तो हम रेडियो एक्टिव डीके पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था अल्फा डीके, जिसके अंदर की एक अल्फा पार्टिकल को एमिट किया जाता है, एटॉमिक नंबर कम हो जाता है 2 से, मास नंबर कम हो जाता है 4 से। ठीक है, याद रखना एक्सप्रेशन आप किसकी लिख रहे हो, मास एटम के मास के टर्म्स में लिखा जा रहा है या न्यूक्लियस के मास के टर्म्स में लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जबकि बीटा डीके की अगर बात करें तो बीटा डीके कब होता है, जब न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। एक टाइप का बीटा डीके हमने पढ़ लिया था जिसे कहते हैं बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस यानी कि इसमें जो पार्टिकल एमिट किया जाएगा बाहर वो एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आपका प्रोटॉन सॉरी हाँ न्यूट्रॉन ब्रेक होता है और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो बाहर एमिट कर देता है एक इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम कहते हैं बीटा माइनस पार्टिकल। जब भी न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है और प्रोटॉन बनाता है तो एक पार्टिकल और एमिट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसमें याद क्या रखना था, अगर न्यूक्लियर मास में लिख रहे हो तो बीटा पार्टिकल का मास इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन लिखते हो एटॉमिक मास के टर्म्स में तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाता है और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास यहाँ पे लिया जाता है, मतलब डॉटर न्यूक्लियर और पेरेंट न्यूक्लियर। याद है? चलो हाँ, अब यहाँ पे बीटा माइनस डीके के अंदर जो एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है उसकी एनर्जी क्या होगी अगर ये पूछा जाए। कुछ क्यू वैल्यू आई है हमारे पास क्यू, तो अब जो बीटा माइनस डीके के अंदर एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है वो क्यू वैल्यू का कितना फ्रैक्शन ले सकता है, तो कितना भी फ्रैक्शन ले सकता है, वो 0 से लेके मैक्सिमम जितनी भी क्यू वैल्यू है सारी की सारी हो सकती है उसके पास। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग वैल्यू उसकी आती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम सिर्फ क्या बता सकते हैं कि अगर डॉटर न्यूक्लियर के पास इतनी है, एमिटेड बीटा माइनस पार्टिकल के पास इतनी है, तो बची हुई किसके पास होगी, एंटी न्यूट्रिनो के पास होगी। तो यहाँ लिख लेना ये द एमिटेड एंटी न्यूट्रिनो may have any amount, any fraction of energy out of the total Q value. हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप का डीके लिख लेते हैं जो कि है बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके तब हुआ जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला। बीटा प्लस डीके कब होगा, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो व्हेन अ प्रोटॉन कन्वर्ट्स into a neutron inside the nucleus. ठीक है, कब होगी ये रिएक्शन, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। सर एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते। हाँ बेटा, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोटॉन है 1p1, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एक न्यूट्रॉन में 0n1
तो चार्ज बैलेंस अगर आप करोगे तो आपको क्या चाहिए, एक पॉजिट्रॉन चाहिए। पॉजिट्रॉन को क्या लिख सकते हैं हम, बीटा प्लस। प्लस यहाँ पे एनर्जी पैकेट जो रिलीज होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रिनो। इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल का मतलब सेम मास ऑपोजिट चार्ज। कोई दिक्कत? तो अगर एक्सप्रेशन लिखोगे कि एक्स जेड ए, इसका अगर बीटा प्लस डिके हुआ है तो डॉटर न्यूक्लियाई के पास क्या मिलेगा, Z-1 और A प्लस एक पॉजिट्रॉन प्लस एक न्यूट्रिनो। इसके लिए अगर Q वैल्यू लिखी जाए रिएक्शन की तो दो केसेस में लिख लेता हूं। पहले में लिख लेता हूं न्यूक्लियर मास के टर्म्स में। क्या आ जाएगा, वो सिंपली आ जाएगा मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ बीटा प्लस, यानी कि बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही चीज अगर एटॉमिक मास के टर्म्स में लिखी जाए, एटम का मास अगर हमको दिया गया है तो क्या लिखेंगे, देखो m टाइम्स मास ऑफ x माइनस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, z प्रोटॉन है तो z इलेक्ट्रॉन। सभी लोग ये लिखना सीख लो यार, क्योंकि सारा रट तो नहीं पाओगे, लिखना सीख लो। माइनस क्या कर देना चाहिए, z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, माइनस मास ऑफ y माइनस y में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, हो गया क्या, इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा हमारे पास, mx माइनस my, दिख रहा है, माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको लग रहा है कि अगर एग्जाम में पूछना होगा तो कौन सा वाला पूछेंगे, क्योंकि गलती होने की संभावना काफी ज्यादा है। बीटा माइनस में तो इलेक्ट्रॉन का मास आता ही नहीं है, और बीटा प्लस में 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। समझ आ रहा है, न्यूक्लियर मास में तो बच्चा एक्सप्रेशन लिख के कर ही लेगा। बोलो भाई, कोई समस्या? ये था दूसरा टाइप का बीटा डिके। एक और टाइप का बीटा डिके होता है जिसे जिसे कहते हैं के कैप्चर। ये बैच मस्त है, पता है, तो किसी को कुछ नहीं चमकता, एकदम सन्नाटा, मतलब बिल्कुल भयंकर। वो बताया था ना, राइट या लेफ्ट एम, आगे जाएगा पीछे जाएगा नीचे, ये वही है। मैं रुक रुक के बोलता हूँ, बताओ क्या होगा, ब्लैंक। उस बैच में पोडियम नहीं है इस रूम में, तो खड़े होके नहीं पढ़ाना, तो बैठ के पढ़ाना होता है। टीचर मस्त है, बच्चे मस्त है। क्या बेटा, कोर्स तो खत्म हो चुका ना उनका, तो अब बस एक्टिंग चल रही है पढ़ाने की, है? मैं पढ़ा रहा हूँ रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मैं निकलवा रहा हूँ टॉर्क। आधे लोग तो लेफ्ट हैंड से निकाल लेते हैं।
इधर किया फिर फोर्स ऊपर, अरे इसको तो इधर ही रखो भाई। और सबसे अच्छी बात है आप पूरी मेहनत कर, मैंने शुरुआत में बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कसम से मैंने इतनी कोशिश किसी बैच में नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, रोटेशन मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, ईयर 01 में पढ़ा रहा हूँ, मस्त मस्त पता। मैंने कोशिश की शुरुआत में, तो वो उस दिन समझ भी गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इसे अकम्प्लिश किया। अगले दिन सन्नाटा, कुछ याद ही नहीं, कि जैसे पढ़ाया ही नहीं हो मैंने। चलो अगला है के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऐसा कब होता है? तो ऐसा तब होता है जब किसी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, यानी बीटा माइनस वाली सिचुएशन है या बीटा प्लस वाली। प्रोटॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, बीटा प्लस वाली सिचुएशन है। तो अब न्यूक्लियस क्या चाह रहा होता है? वो चाह रहा होता है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बढ़े और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि n/z रेशियो 1 के पास आ जाए। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के सबसे पास में जो शेल होता है, तो वो कौन सा होता है? के शेल होता है। यहाँ मैं न्यूक्लियस को काफी बड़ा दिखा रहा हूँ। और के शेल में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन सोचता है कि भाई मैं तो न्यूक्लियस में हूँ और इतनी पास में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो क्यों ना मैं उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ूं और न्यूक्लियस में खींच लूं। ऐसा करने से मेरा चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल, और मैं बन जाऊंगा क्या, तो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल होता है। अब ऐसा होगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी रिलीज होगी, ठीक है, नहीं होगी रेडिएशन, वो पर आगे की कहानी है, हम तो इसी की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली द प्रोटॉन प्रोटॉन absorbs the K shell electron and converts into a neutron. फिर वहां की आवाज यहाँ आ रही है, तो यहाँ की वहां गई हुई है। जाएगी तो क्या होगा, कल तक भूल जाएंगे। अच्छा बताओ, इसमें न्यूट्रिनो निकलेगा या एंटी न्यूट्रिनो? न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रॉन बना है तो इसमें क्या रिलीज होता है, एक न्यूट्रिनो रिलीज होता है। M/P दो ढाई तरह का कुछ होता है, वो घटा के 1 लाना चाह रहा है। चलो तो रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है एक्स जेड ए और उसके साथ हो गया है के कैप्चर, तो क्या होगा, Z-1 ए, कोई पार्टिकल एमिट होगा, सिर्फ न्यूट्रिनो, बीटा बीटा नहीं निकलता इसमें। अरे ना बीटा प्लस है ना बीटा माइनस है, इसने तो बस क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सिर्फ एक न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो बताओ मास डिफेक्ट क्या लिखेंगे या क्यू वैल्यू क्या लिखेंगे? दोनों का सेम आएगा या अलग अलग आएगा? न्यूक्लियर मास लूं या एटॉमिक मास लूं? तो बिल्कुल, तो ये याद रखना, कभी भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियर के लिए, क्यू वैल्यू सिंपली हो जाएगी mx
mx minus my into 931.5 million electron volt. Atomic m of x minus z mass of electron minus m of y minus, हट क्यों नहीं रहा यार, m of y minus z minus 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया ये, m of x minus m of y minus mass of electron into 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्रेशन दे देंगे, समझ रहे हो, और उसमें तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा नहीं, तो बच्चे सिर्फ क्या कर देंगे, इसका इसका माइनस करके इंटू 931 और वो दे देंगे एटॉमिक मास। तो गलती होने की संभावना है या नहीं है, याद रखना इसमें एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कोई दिक्कत, ये खत्म हो गया हमारा बीटा डिके। तीसरा आखिरी प्रकार का डिके जो होता है गामा डिके। गामा डिके कैसे होता होगा, न्यूट्रॉन निकलता है बाहर, गामा क्या होते हैं, फोटोन, गामा रेडिएशन का याद है कि नहीं, कहां से है बोलो, वो तो उसके आगे आएगा, गामा कहां से आ गया। तो देखा जाता है कि सिर्फ गामा डिके नहीं होता, अल्फा डिके और बीटा डिके के साथ गामा डिके होता है। जनरली जब भी गामा डिके दिखेगा तो उससे पहले या तो अल्फा डिके हुआ होगा या बीटा डिके हुआ होगा। तो कारण ये है कि जब कोई न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होके एक रिलेटिवली स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट करता है, तो कई बार वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब ये क्या है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो कि चिपके हुए हैं आपस में, पर असलियत में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, और वो भी क्या कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन कर सकते हैं। इनका जो एनर्जी लेवल का गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, समझ आ रहा है। तो ऐसा होने की वजह से जैसे ही रेडियो एक्टिव डिके हुआ और यहाँ कुछ आपको कोई साथ में पार्टिकल मिल गया मान लेते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी क्यू वैल्यू आई होगी वो तो लेके चला जाता है ये पार्टिकल, लेकिन देखा जाता है कि कुछ एनर्जी मिसिंग होती है। तो वो एनर्जी कही जाती है किसके पास है, डॉटर न्यूक्लियाई के पास, और कुछ ही सेकंड्स के बाद, मतलब कुछ ही सेकंड्स नहीं, माइक्रो सेकंड्स के अंदर ये डॉटर न्यूक्लियाई वापस से डी एक्साइट होकर और अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जब ये इस तरह से डी एक्साइट होगा तो इसके पास जो एडिशनल एनर्जी थी इसे एमिट करनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम कहते हैं गामा रेज। समझ आया, यानी रीजन क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे इसमें कैसे हुआ, कहीं दिया भी नहीं है अपने सिलेबस में। रीजन हम ये कह देते हैं बेसिकली, जब किसी रेडियो एक्टिव सीरीज के अंदर कोई न्यूक्लियस क्रिएट होता है, अगर वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो थोड़ी सी एनर्जी अपने पास रख लेता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जब वो वापस से डी एक्साइट होता है तो वो स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, बाहर एमिट करता है फोटोन के फॉर्म में, जिन्हें हम कहते हैं गामा रेडिएशन। तो पार्टिकल क्या है, कोई पार्टिकल, जैसे अल्फा डिके हुआ होगा तो अल्फा पार्टिकल है, बीटा डिके हुआ होगा तो बीटा पार्टिकल है। तो मैंने जनरल लिख दिया, सबके साथ हो सकता है ना, तो ठीक है ना।
एक्साइटेड स्टेट को ऐसे ही शो करते हैं, एक क्या कहते हैं एस्टर वो बना के ऊपर, ठीक है ना। तो डॉटर न्यूक्लिया एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। डी एक्साइट, इट एमिट्स हाई एनर्जी रेडिएशन। जानते हैं हम इनकी एनर्जी तो काफी ज्यादा हाई होती है, एक्सरे से भी ज्यादा। रेडिएशन कॉल्ड गामा रेज। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बुक में दिया हुआ है। मैग्नीशियम ये देता है एल्यूमिनियम प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और फिर ये एल्यूमिनियम ये देता है ग्राउंड स्टेट का एल्यूमिनियम प्लस एक गामा पार्टिकल। हो रहा है। तो गामा डिके is always preceded, yeah, gamma decay always takes place just after alpha और बीटा डिके। ठीक है, तो बताओ अल्फा क्यों होता है? हेवी न्यूक्लियस हो, बड़ा मास एक साथ निकालना तो अल्फा पार्टिकल। बीटा प्लस क्यों होता है? प्रोटॉन ज्यादा, बीटा माइनस न्यूट्रॉन ज्यादा, और के कैप्चर प्रोटॉन ज्यादा, गामा डिके दोनों के साथ होता है जब न्यूक्लियस फॉर्म जो हुआ है वो हायर एनर्जी में है। कोई दिक्कत? मैंने कहा ना, जैसे एनर्जी लेवल्स हम इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के लिए भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो हर एक प्रोटॉन सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होता। तो जिस समय वो फॉर्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, कुछ न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में हो सकते हैं, और फिर जब वो डी एक्साइट होकर नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो वो गामा रेडिएशन एमिट करते हैं। अब उनके एनर्जी गैप्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। रीजन इसका यही है ना। चलो, वही तो, पर वो हम जाते नहीं है सिलेबस में। आप किसी भी बुक में पढ़ोगे इतना ही लिखा है सर, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट लेवल्स में होता है, वहां से नीचे आता है। तो यहाँ आपका रेडियो एक्टिव डिके खत्म हो गया। अब क्वेश्चन करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में बताते हैं। हाउ मेनी, केमिस्ट्री में भी किया होगा आपने, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड when uranium 92-238 decays to lead 82-206। याद आ रहा है? कर डालो, आंसर दे दो। चमत्कार होता है। आठ अल्फा डीके सही है। नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं पढ़ा। नहीं मैं वो अल्फा ढूंढ रहा हूँ, 2He4। बीटा कितना आ रहा है? 6। ये तो नहीं दिया यार।
अरे ऐसा कैसे बीटा नहीं निकाल पा रहे? 6 आ रहा है क्या? हो सकता है बुक में गलत दिया हो, बिल्कुल संभव है। बुक में 1 दिया है। सेम क्वेश्चन भी देख रहा हूँ। हाँ यार, तो आप क्या करते हो इसके अंदर, आप मान लेते हो कि कुछ x, या मैं मान लेता हूँ a अल्फा डीके हो गए होंगे, तो a तो निकले होंगे पार्टिकल 2He4, और प्लस में मान लेता हूँ कि b बीटा डीके हुए होंगे। समझ आ रहा है? अब बस एटॉमिक नंबर और मास नंबर को इक्वेट करना है। तो आप कह सकते हो 92 ये इक्वल होना चाहिए 82 प्लस 2a माइनस b। अरे बोलो। और 238 ये इक्वल होना चाहिए 206 प्लस 4a प्लस 0। a यहां से आ रहा है आपका 8 और b आ रहा है 6। तो 8 अल्फा डीके और 6 बीटा डीके। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियस ये क्या होता है? नियॉन। सब सोच के अजीब नहीं लग रहा? नहीं, नियॉन से सोडियम क्या है ना कि सोडियम से मुझे नमक याद आता। यार जो क्वेश्चन है बुक में मैं तो छाप रहा हूँ एडिटर। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड मास। यार इनको लिखना चाहिए था ना, तो मैं इनका एक्सप्रेशन देख लेता हूँ। कौन सा टिके? बीटा माइनस, इसमें एटॉमिक मास है। मैं कह रहा हूँ ना ऐसे क्वेश्चंस में पक्का यही देंगे एटॉमिक मास। तुम भी 2 बार पढ़ना जरूर। क्वेश्चन है ना बीटा डीके का, पढ़ना जरूर, पक्का इसलिए देते हैं एटॉमिक मास कि बच्चा क्या करे, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दे, उससे 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर आता है सीधे सीधे। नहीं दिया नहीं, चलो निकाल लेते ना बच्चे। क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं? 0.51 आता है सीधे। इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहता है ना।
जल्दी से, सबसे हो सकता है। तो 4.37 ओके, 4.37 सही है। 37 सही है। तो आया, तो बीटा माइनस के अंदर सिंपली आप क्या कह सकते हो, क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, m ऑफ एनी इंटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये आ जाता है हमारे पास 4.37। एक लाइन है, ठीक है। आगे बढ़े, तुम देख सकते हो मैंने 2 स्टार बनाए क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास रेडियो एक्टिव मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस दे रखी है 0.5 mm। ऐसे ही सवाल एक्सपेक्ट होते हैं एडवांस के अंदर। लिख देता हूं मैं एडवांस में, रेडियो एक्टिव मेटल स्फीयर इज क्रिएटेड 0.5 mm है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, लगातार बीटा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है एट द रेट ऑफ 6.25 into 10 पार्टिकल्स पर सेकेंड। कितने समय के बाद इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो 0.1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। अज्यूम करना है कि 80% बीटा पार्टिकल जो एमिट होते हैं वो इस फोर्स को एस्केप कर पाते हैं, बाकी वापस आ जाएंगे।
बहुत ज्यादा है भाई। इस वाले में फॉर्मूला कौन सा लगाना? सेल टाइम इंटू सी स्क्वायर, नहीं वो तो है ही नहीं। तुम्हें यही तो बताना बेटा। कॉस है क्या हुआ? बोलो समझाओ। इतने सेकंड में निकल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? नहीं उससे होगा क्या? अगर इस स्फीयर में से इतने पार्टिकल निकल जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ आ रहा है कुछ? चार्ज आएगा तो उससे क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। वो कितना आना चाहिए? 0.1। बताओ स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलना मत कोई, बोलो कोई करना। तो पता है फॉर्मूला, पर तुम सोच नहीं पा रहे करना क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, हद से तो भी ज्यादा है। ऑर्डर तो सही आ गया तुम्हारा, पर 4 नहीं है, लगभग सही है। 5/10 इंटू 10⁻⁻6। इसमें भी गड़बड़ है। -2 -6 में करके बताओ। 144/1000 हो गया ना तुम्हारा। 1000/144 कितना होगा? 6 टाइम्स कुछ आएगा अगर, तो सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है सही है तुम्हारा। चलो मान लो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो लेट टी टाइम के बाद ऐसा होता है। मैंने मान लिया कि टी टाइम के बाद ऐसा होगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे? सर तो हो जाएगा 6.9 कुछ 0.25 है। इंटू 10⁻10t, होंगे कि नहीं? तो इनमें से कितने एस्केप कर पाएंगे? तो हो जाएगा 0.8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻10t। तो चार्ज एक्वायर्ड कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है? तो 0.8 इंटू 6.25 इंटू 10⁻10 इंटू टी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे समझ आ रहा है? इतना चार्ज आ गया तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? समझ आया? क्या लिख देंगे हम यहाँ से?
पॉइंट टी की वैल्यू ये दे रखा है, इसको ही पुट कर देता हूँ मैं। तो 0.1 होना चाहिए के क्यू बाय रेडियस, समझ आया? क्यू को पुट करोगे, टी निकालोगे, वो आएगा 6.95 तो 10⁻⁻6 सेकेंड। समझा ना कैलकुलेशन जो है, सो बेचारे और क्या करें। चलें अगले सवाल पर। ये कुछ ज्यादा हो गया। क्या ढंग का ही सवाल करें, अब आसान सा करना है? कैलकुलेशन तो आएगी फिर यार। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस है एक्स जो कि रेस्ट पर है, उसका अल्फा डीके होता है। पहला पार्ट बहुत मुश्किल है, फाइंड ए एंड जेड। बी पार्ट है द अल्फा पार्टिकल moves in a circular track of radius। देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एडवांस में ही आएंगे, जब ये दूसरी चीजों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेंस में ये सब नहीं आएगा। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 3 टेस्ला। फाइंड Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन। मास ऑफ Y ये दिया गया है 228.03 AMU। खुश हुए थोड़ा? मास ऑफ न्यूट्रॉन ये दिया गया है 1.009 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन ये दिया गया है 1.008 AMU। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दिया गया है 4.003 AMU। क्या यूज करोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास या अल्फा पार्टिकल का मास? करो करो। एक सेकंड बस बेटा।
अब बोलो। बिल्कुल। न्यूक्लियर मासेस है कि क्या है? ये भाई न्यूक्लियर मास है। ये सब करने ही नहीं, देखो समझने की कोशिश करो सवाल में दिया क्या है। आपको मेनली निकालना है एक्स का मास। अच्छा ये तो समझ के आ गया होगा सबको कि एक्स होगा क्या। एक्स हो जाएगा 92 232। ये तो कुछ नहीं है, पहला पार्ट तो। अब आपको इसका मास चाहिए। इसका मास कैसे आएगा? आपको दे रखा है कि जो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी। ये दे रखा है कि नहीं? बोलो। क्यों? हमें पता होता है रेडियस, ये होता है mv बाय बी क्यू, है कि नहीं? तो आपको p मोमेंटम जो है, जो कि हो गया बी क्यू आर, कह सकते हैं। क्या सेम मोमेंटम y का भी होगा? अरे बोलो। इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो जितना मोमेंटम इसका हो उतना मोमेंटम इसका भी तो होना चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा। अरे बोलो। अल्फा Yes, पार्टिकल sir. कर सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया गया। ये एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, समझ आ रहा है? सिमिलरली एनर्जी आप लिख सकते हो वाई की, पी स्क्वायर बाय 2 मास ऑफ वाई। क्या दोनों का मास दे रखा है आपको क्वेश्चन में? ये क्लियरली दे रखा है, डायरेक्टली आपको यूज करना है। तो क्या आपको टोटल एनर्जी मिल गई यहाँ से? क्यू वैल्यू जो होगी क्या वही होगी एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ वाई? अरे होगी कि नहीं? और जो क्यू वैल्यू है वो क्या होगी? वो होगी मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? यहां से आपको मिलती है क्यू वैल्यू, वो आपको दे रखी है ई अल्फा प्लस ई वाई। तो यहां से आप क्या निकालोगे? बेसिकली डेल्टा एम निकालोगे। निकालोगे कि नहीं? यही तो मास डिफेक्ट आएगा। ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको सिर्फ डेल्टा एम लिख देता हूं मैं। कैलकुलेट थोड़ी करेंगे इसको, सिर्फ डेल्टा एम लिख देंगे ना। अब बताओ ये किसके मास में डिफेक्ट आया होगा? एक्स के मास के डिफेक्ट है ना। अरे बोलो। तो एक्स का मास क्या रहा होगा? जो भी प्रोडक्ट का मास है, यानी कि मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस डेल्टा। कर सकते हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ आया क्वेश्चन का? भारी कैलकुलेशन है इसमें। हाँ काफी है, पर सोचने का तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर एनर्जी दी गई तो आप उल्टे भी चल सकते हो। जरूर नहीं कि हमेशा आप एनर्जी कैलकुलेट करो। मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है? ये कल तुम मुझसे पूछ रहे थे, पर फिर मैंने कहा था मैं बताऊं तो तुमने कहा था नहीं, तो अब मैं नहीं बता रहा। देखो स्टाइल तुम्हारी मानने का नहीं है, राइट तुम्हारे पास, मेरे पास है। समझ आ रहा है ना? मैं टीचर हूँ, मैं उल्टे सीधे जवाब दे सकता हूँ, तुम नहीं दे सकते। अगर आपको नहीं पता मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, और जब मैंने आपसे कहा कि मैं बताऊं क्या, तो आपको कहना चाहिए था हाँ बताओ, हमको नहीं आता। क्योंकि कूल बनने के लिए पूरी उम्र है, जेई देने के लिए 2 ही साल है कि नहीं? बनते रहना, फिर उल्टे सीधे जवाब देते रहना, कौन मना करेगा? बताओ।
बताऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा क्या है। मोमेंटम कंजर्व तब हो सकता है जब सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो उन्होंने कहा था कि एक्स जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। देख रहे हो, न्यूक्लियस जो एक्स है वो रेस्ट पे रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके किस वजह से होता है? इंटरनल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से? इंटरनल फोर्स की वजह इंटरनल से। फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। अब क्योंकि दो ही पार्टिकल एमिट हुए हैं, तो एक का अगर राइट की तरफ पी मोमेंटम है तो दूसरे का लेफ्ट की तरफ क्या होना चाहिए, पी, ताकि नेट क्या हो जाए, जीरो, जो कि इनिशियली। और बोलो कोई डाउट है? फटाफट बोलो कोई और डाउट है तो। पक्का? ठीक है, चलो। बिल्कुल भाई, नहीं आती जनरली, मैंने जो क्वेश्चन देखे उनमें भी नहीं आती, कैलकुलेशन रहती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी ज्यादा है। ये जो है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, है ना। इसमें मैं पूछ सकता था आपसे एनर्जी ऑफ वाई एक क्वेश्चन के अंदर, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते थे मास डिफेक्ट, और तीसरे में पूछ सकते थे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। कुछ इस तरह से पैराग्राफ बनेगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी ऑब्वियसली। चलो अगला क्वेश्चन। आयरन जो है 26, 55, वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? ये क्या होता है, मैंगनीज। 25, 55, then which of the following is possible? संभव क्या है? पहला ऑप्शन है बीटा प्लस डी के, दूसरा ऑप्शन है, एक सेकंड बेटा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, के कैप्चर, तीसरा ऑप्शन है बोथ, और चौथा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। मास दिया गया है 26, आयरन 55 का, यह 54.938 AMU। मास दिया गया है मैंगनीज 54.938050, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया गया है 0.000549। जरूरत ही नहीं थी बेटा डेटा की। बताइए क्या आंसर होगा? क्यू नेगेटिव आएगा एक का। क्यू वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। अरे एलकेजी में हो गया कि तुम लोग बैलेंस कर लिया, अरे 26 से 25 हो गया। मेंस में आ सकता है, नीट में आ सकता है, जेई में नहीं आने वाला ये सवाल। जेई में जब भी आएगा तो ऐसा आएगा। फालतू में डेटा क्यों देंगे? क्यू वैल्यू निकाल के देखो। कोई भी रिएक्शन तभी हो सकती है जब क्यू वैल्यू कैसी आ रही हो, पॉजिटिव। अगर क्यू वैल्यू आती है नेगेटिव तो फिर नहीं होगा। सर सेकंड ऑप्शन। और ये एटॉमिक मासेस हैं। कितनी बार बोलूं कि जब भी बीटा आएगा तुम कहीं ना कहीं फंसाए जरूर जाओगे, समझ रहे हो ना। बीटा है ना इसमें, फंस रहे हो कहीं ना कहीं। फटाफट टाइम क्यों वेस्ट करते हो? क्यों निकालना है बस। एक बार लिखो बीटा प्लस वाली रिएक्शन,
एक बार लिख के देखो, के कैप्चर वाली रिएक्शन दोनों के लिए क्यू वैल्यू निकालो। इसमें पॉजिटिव है वो पॉसिबल हो सकता है दोनों में पॉजिटिव है, हो सकता था दोनों में नेगेटिव भी आती, इसलिए हर ऑप्शन पॉसिबल है। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है के कैप्चर पॉसिबल है और वो पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल नहीं है, दर्पण जी कह रहे हैं। के कैप्चर दोनों पॉसिबल हो सकते हैं बिल्कुल, मतलब कोई भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसमें क्या होगा, बीटा प्लस निकल रहा है ना, प्लस कौन टूटा है, ये एक रिएक्शन है, ये है पहला जो कि है बीटा प्लस डीके। कोई कष्ट, क्या निकालने, क्यू वैल्यू। बीटा प्लस के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है न्यूक्लियर एटॉमिक मास में, m ऑफ Fe माइनस f m ऑफ Mn माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है हमारे पास 54.938298 माइनस 54.938050 माइनस 2 टाइम्स 0.000549 into 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सॉल्व करने से आ रहा है माइनस 0.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया? तो क्या लिख देंगे हम, सिंस Q वैल्यू इज नेगेटिव तो बीटा प्लस डीके इज नॉट पॉसिबल। अरे समझ आया? अगले वाले में क्या करना होगा, यार मैं ही लिखता हूँ ना सबसे ज्यादा इस क्लास में, कितना तुमको यार अजीब लोग हो यार। 55 ये जा रहा है किसमें, Mn 25 55 और प्लस क्या निकलेगा एक न्यूट्रिनो। ये क्या है, के कैप्चर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 54.938298 माइनस 54.938050 इंटू एटॉमिक मास। के कैप्चर में आता है माइनस, तो माइनस 549 यार इन्होंने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का मास माइनस क्यों नहीं किया, आता है ना अपने में तो के कैप्चर में। यस सर। एक सेकेंड, इनके के कैप्चर के अंदर देखते हैं एक्सप्रेशन क्या लिखा है, मास डिफेक्ट ऑफ के कैप्चर। गजब है यार, एक्सप्रेशन में लिखा गया माइनस एम। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, नॉट पॉसिबल। तो जहां लोग कह रहे थे आंख बंद करके सोते हुए, आप आपने कहा तो दोनों, डेटा की तो जरूरत ही नहीं है, और आंसर क्या निकला, एक भी नहीं, एकदम विपरीत। समझ आया कैसे चेक करना होगा? चलिए और क्वेश्चंस भी करेंगे, पर पहले एक और चीज कर लेते हैं जो कि है न्यूक्लियर फिजन, और फिर कर लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो मेरा मानना ऐसा है कि केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया गया है, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, विपुल सर ने पढ़ाया ना तुमको केमिस्ट्री।
मेडिकल रिपीटर में पढ़ा रहे हैं तो तुमको तो पढ़ाया ही होगा ना, अब इनका यही चल रहा है। अरे सच बताओ ना यार। बड़ा न्यूक्लियस, यूरेनियम टूटता जाता है, चेन रिएक्शन होती है। हाँ वो तो है ही, बाकी एक रिएक्शन ही तो लिखनी है, और कुछ है भी नहीं। मैं वो थ्योरी की बात कर रहा हूँ कि वो रिएक्टर जो होता है उसमें मॉडरेटर होते हैं, रॉड्स होते हैं, न्यूट्रिनो एब्जॉर्ब होते हैं। हैवी वाटर, प्याज, अनियन, परमाणु में था, है ना। वो सब मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा क्या यार? वो डायग्राम कॉपी पेस्ट करके लाना चाहिए उसको, कुछ भी पढ़ना है वो बस। उसमें बस आपको ये याद रखना होता है कि यूरेनियम सीरीज में एवरेज कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। मैं एक काम करूंगा, डायग्राम के साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें शॉर्ट में लिख के तुमको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्शन लिखा देता हूँ जो हमारे हमको थोड़ा समझने में याद रखनी है। तो बेसिकली ये वाला ग्राफ याद होगा आपको जो हमने ये ग्राफ याद है, ऐसा कुछ आया था। सबसे ज्यादा कौन आया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, लोहा, ठीक है ना। तो होता क्या है इसके अंदर, स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर आपके पास बहुत हैवी न्यूक्लियस है, इस साइड पे है, तो वो डिके हो जाता है और इस रेंज में कुछ अपने न्यूक्लियस प्रोड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो होती है फिजन रिएक्शन, यानी एक हैवी न्यूक्लियस का रिलेटिवली स्टेबल छोटे न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक होना, जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हो, फिजन रिएक्शन कहते हो। जबकि आप देख रहे हो ये भी अनस्टेबल है जो इस साइड पे है, क्योंकि हाईएस्ट तो ये है ना। तो ये लोग आपस में मर्ज होके और क्या बना लेते हैं, रिलेटिवली स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन। अब फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए अभी मैं लिखाऊंगा ये तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसा आपने सुना होगा सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है लगातार, तो वो क्या कर रहा है, ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग भी ये चीज लैब में कर सकते हैं, पर आपको टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए होता है, 10⁻7 केल्विन के करीब, समझ रहे हो, जो कि काफी हाई है। फिजन में क्या होता है, फिजन इतना मुश्किल नहीं है, फिजन कराना उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है जैसे यूरेनियम, अगर आप उसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को भेजो और उसके ऊपर बम्बार्ड कराओ, तो क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है कंपैरेटिवली स्टेबल न्यूक्लियस में। उसकी दो रिएक्शंस होती हैं, या तो क्रिप्टॉन बनाता है शायद, या एक और है ना कुछ बनाता है, और वो साथ ही में क्या करता है, कुछ न्यूट्रॉन्स भी एमिट करता है। अब एक रिएक्शन, आपने तो एक न्यूट्रॉन फेंका था, एक न्यूक्लियस में टकराया, तो देखा जाता है उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब वो 3 न्यूट्रॉन जाके क्या करते हैं, दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराते हैं, तो फिर 9, फिर 9 टकराते हैं तो 27। अब न्यूक्लियस तो ढेर सारे होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, तो कितनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होगी, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और अगर ये स्टॉप ना हो, इस तरह से कंटिन्यू होता रहे, तो उसे कहा जाता है चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन ऑब्वियसली कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अरे वरना तो लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं ना, ऐसे मार देते बस, और वो एनर्जी फिर कंफाइन भी तो करनी है ना आपको। तो इसीलिए क्या किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर वगैरह लगाए जाते हैं जो कि न्यूट्रॉन वगैरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल्ड हो। रिएक्टर ही फूट जाएगा, समझ रहे हो। लिख लेते हैं इसी चीज को। तो फिजन रिएक्शन क्या हो गया, सबसे पहले तो व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस breaks into relatively stable smaller nuclei after a little
external energy is supplied is called nuclear fission. तो जैसे यूरेनियम की रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो एक न्यूट्रॉन को भेजा जाता है 92 यूरेनियम 235 पे, जिससे बनता है 92 यूरेनियम 236, और ऑब्वियसली इसमें ढेर सारी एनर्जी होगी क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक होके बनाता है बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन। देख रहे हो, तुमने तो एक ही न्यूट्रॉन भेजा था, यहाँ 3 आ गए। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये चीज कंटिन्यूसली अपने आप चलती रहेगी। पर हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा भी देखा गया है। सब कुछ सेम है, याद नहीं रखना है, पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये दे देगा 54 XE 140 प्लस SR 38 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन भी बाहर आ जाते हैं, तो दोनों ही चीजें, दोनों ही रिएक्शंस जो हैं चल रही होती हैं साथ बाय साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो हम कह देते हैं ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड पर न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम कोई दिक्कत? The produced neutrons again strike another uranium nucleus, and the reaction continues, forming a chain. इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। समझ आ रहा है ना? ये सब आता है, ठीक है। इस तरह से चेन रिएक्शन क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती है। कोई डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। सिमिलरली तो न्यूक्लियर फ्यूजन,
अटेंडेंस नहीं थी ना। न्यूक्लियर फ्यूजन किसे कह दिया जाएगा? जब दो अनस्टेबल स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक रिलेटिवली स्टेबल बड़ा न्यूक्लियस बना ले। ठीक है, तो लिख लो। Takes place at very high temperature when both nuclei are very close. ठीक है, जैसे एक लिख लेते हैं। ये कौन है बताओ? मिलके क्या बनाएंगे? तो इसने हमें क्या बना दिया? स्टेबल न्यूक्लियर, है ना। तो ये क्या है? फ्यूजन रिएक्शन है, जो कि काफी हाई टेम्परेचर पे होती है। क्या बेटा? न्यूट्रॉन निकला ना एक। अरे एक सेकंड, हीलियम नहीं बनेगा, वो तो फिर काफी ज्यादा ही तो इनर्ट होता है ना, इतना स्टेबल थोड़ी बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। One uranium-235 decay produces 200 million electron volt of energy. Power of reactor is 1000 kilowatt. Find mass of uranium consumed per hour. और स्टैंडिंग वेव्स का कोई एग्जाम है क्या? तो अचानक ऐसे स्टैंडिंग वेव क्यों तुमको जागा? फिर वही बाकी है, बाकी सब हो गया। क्या ऑर्गन पाइप वगैरह? ऑर्गन पाइप समझ नहीं आया क्यों? क्या कर रहे थे? मैथ्स? मैथ्स कर रहे थे? स्पीड में चल रहा था तो सबको ही पढ़ना है क्या वेव्स?
फिर क्लास ही लगा लेते ना उसके साथ। हाँ जी, नहीं तो फिर लगेगी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को तुम्हें छुट्टी पर। ट्यूसडे को फिर ये तो अपना खत्म हो ही जाएगा, बाकी जो बचा है वो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। तो एडवांस का सिलेबस तो खत्म हो ही गया। सेमीकंडक्टर शुरू करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दिवाली आ गई है। 5-6 दिन तो जा ही रहे हैं उसमें। दिवाली के बाद फिर सेमीकंडक्टर शुरू कर लेंगे। कल मैं आपको स्टेशनरी वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, वो साउंड में कैसे अप्लाई होता है और स्ट्रिंग में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ट्यूसडे को। तो 1.5 घंटे की मैं सर को, अपनी तो क्लास होती है ना, तो बस हाँ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस ले आऊंगा और करा दूंगा उसके साथ। ये वाला बता दो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग और साउंड वेव्स। अरे यार बैटरी है कितनी बाकी है, नहीं चलेगा वो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये प्रोजेक्टर है ना राक्षस। जल्दी बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है गंदी, यूनिटरी मेथड लगाना है बस। ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत कम बाकी है। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाओ तो यही लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, है ना। बताओ क्या होगा। एक 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 न्यूक्लियस से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप ये देख लो कि पर सेकेंड कितने न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो पावर आपको दी गई है कितनी है, 1000 किलोवाट। दिक्कत यही है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलोवाट में, इसे भी मिलियन में बदल लेते हैं, तो आ जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन 10 की पावर 6 अगर कर दूं, इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कर दूं, तो यहाँ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे जल्दी बोलो, यह आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक न्यूक्लियस से इतनी एनर्जी मिलती है, तो मान लो n न्यूक्लियस डिके हो जाते हैं, समझ आ रहा है, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, n इंटू 6.25 टू 10 रेज़ टू पावर 18 मिल, हे भगवान, हर एक से 200 ही मिल रही है ना, n इंटू 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वल होना चाहिए किसके, 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से n आपको मिलेगा क्या, न्यूक्लियस डिके पर सेकेंड। अरे समझ आ रहा है। तो n की वैल्यू पर सेकेंड में अगर आप निकालते हो तो आएगी 3.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16 पर सेकेंड। कितने न्यूक्लियस 1 सेकेंड में जा रहे हैं, समझ आया। तो अब आप क्लियरली यहां से निकाल सकते हो न्यूक्लियस डिके इन 1 आवर, डिके पर आवर कितना हो जाएगा, 3600 इंटू 3.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। तो मास कितना डिके हुआ होगा, इतने न्यूक्लियस कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, वो कर देंगे 3600 इंटू 3.125 टू 10 रेज़ टू पावर 16 इंटू एक निकाल रहा है कितना, न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर भी तो पता है ना हमें। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, या एक न्यूक्लियस कितना निकाला था, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होना चाहिए, डेल्टा एम इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो आया होगा। यहां से डेल्टा एम निकल जाएगा कि कितना मास 1 घंटे में कंज्यूम हुआ, वो आपके पास आ जाएगा 0.4 माइक्रोग्राम। समझ आया, मैंने कुछ नहीं किया, एक न्यूक्लियस डिके होने से कितनी एनर्जी आती है ये हमें दिया गया था। पर सेकंड में टोटल 10 की पावर 6 जूल एनर्जी चाहिए थी, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। देखो 0.4 माइक्रोग्राम से 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड प्रोड्यूस किया जा सकता है। कितना स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर रिएक्टर।
ओके चलो, तो आज यहीं पे एंड कर रहे हैं। और क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं, जो हमारी क्लास होगी ट्यूसडे को, और हम रिवीजन करेंगे स्टैंडिंग वेव्स का, तो चाहो तो थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हो। ओके चलो, बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.